हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व। इसी में हमारा मेन चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद के साथ हम लोग 3 इसके सब यूनिट्स जो हैं, यानी कि आप इनके सब चैप्टर बोल सकते हैं, हम उनको अच्छे से देख चुके हैं और फोर्थ को भी हम लोग आधा कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ में हमने आपका जर्मन और इटली में, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फोर्थ यूनिट जो हम लोग आपका देख रहे हैं, हमने देखा जर्मन और इटली का निर्माण। तो बेसिकली कल हम लोग आपका जर्मन की स्थापना को पढ़ चुके थे कि जर्मन राष्ट्र नेशन जो है वो कैसे बना है, आपका नेशन स्टेट क्या उसकी अवधारणा थी और कहां से उसका प्रारूप प्रारंभ हुआ। इसके विषय में हम जो है आपका अपने लेक्चर के अंतर्गत देख चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है, अगर किसी बच्चे को कोई चैप्टर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको समझ नहीं आया हो, कुछ भी ऐसा डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी कोई क्वेरी है, किसी कोई प्रश्न है तो ठीक है। तो हमने जर्मन का सारा एकीकरण हमने पढ़ लिया था। आज हम आपका बेसिकली बात करेंगे इटली पर। कहाँ देखेंगे? इटली को हम लोग बेसिकली आपका देखेंगे और इससे जुड़ी जितनी भी सारी चीजें हैं उन पर हम लोग गौर करके एक एक करके उनको देखेंगे, उन पर बात भी करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले गौर करते हैं और इटली के विषय में देखते हैं। जर्मन की तरह इटली भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रहा है। कह रहे कि जिस तरह जर्मन ने एक बहुत बड़ा आपका पॉलिटिकल विखंडन झेला है, उसी प्रकार इतिहास में क्या है, आपका इटली ने भी एक बहुत बड़ा विखंडन का जो पाठ है, दौर है, वो आपका झेला है। देखिए कोई भी देश ऐसा हो जो आज आपका राष्ट्र बना है, उसका आप ऐतिहासिक या अतीत के पन्नों में अगर आप झांक के देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसने किसी न किसी रूप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है और आज खड़ा हुआ है। जो भी आज आपका डेमोक्रेटिक जो आपका कंट्री है, लोकतांत्रिक जो आपका देश है, जो आपके डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, उनका संघर्ष जरूर रहा है। तो ऐसे ही किसका रहा है? इटली का भी है। इटली अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैम्बर्सबर्ग साम्राज्यों में बिखरा हुआ था। कहां बिखरा हुआ था? हैम्बर्सबर्ग में। ठीक, ये इसका बेसिकली आपका क्या था? होलिज्म था। ठीक, 19वीं सदी के साथ इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इसमें केवल एक सन्ड्रियान, पीडमार्ड और एतावली राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था। पोप मतलब जो आपके चर्च के जो मुखिया होते हैं उनको पोप कहते हैं। और दक्षिण में स्पेन में बूर्गो राजा के अधीन था। इतावली भाषा ने भी साझा रूप से हासिल नहीं किया और अभी तक उसके विभेद क्षेत्रीय स्थानीय रूप से मौजूद थे। यानी कि आप बेसिकली थोड़ा सा आप लोग देखोगे तो आपको साफ समझ आएगा कि कैसे कैसे ये आपका पूरा बटा हुआ था। देखिए कल हमने प्रास की बात करी थी। प्रास देखिए कितने क्षेत्रों में आपका बटा हुआ था। इसलिए बार बार प्रास जो था हमको देखने के लिए मिल रहा था। क्लियर है? ठीक, देखा? अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, ऐसा कोई बच्चा है जो आपका माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ना चाहेगा? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से है? कोई बच्चा जो पढ़ना चाहेगा? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से? चलिए देखते हैं। 1830 के दशक में जेसुपी मैत्सेनी ने एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुविचार कार्यक्रम
प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। जो हम पीछे आपका पढ़े थे उसमें हम लोग आपका साफ देखे थे कि जर्मन की राह पर इटली भी काम करने लगा था और कैसे वो आपके गुप्त संगठन बना रहा था, इसके विषय में भी हमने देखा था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सेंड्रियान पीडमार्ट के शासक विक्टर एमुअल सेकंड को पर आई थी। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्गों की नजर में एकीकृत इटली और उनके आर्थिक विकास और राजनीतिक संप्रभु की संभावना उत्पन्न करते थे। मंत्री प्रमुख काबूर, जिसने इटली के प्रादेशिक क्षेत्रों को एकीकृत करने में आंदोलन का आपका नेतृत्व किया था। कौन थे नेता जो क्या कर रहे थे? सारे आंदोलनों का आपका क्या कर रहे थे? एकजुट होकर आपका नेतृत्व कर रहे थे, काबूर, ठीक। और ना ही जनतंत्र के विश्वास रखने वाला इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्य की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रांस बोलते थे। फ्रांस के सेंड्रियान पीडमार्ट के एक चतुर काल्पनिक संधि इसके पीछे काबूर का हाथ था। सेंडिया पीटर और ने ऑस्ट्रेलियाई बलों को हराने के पीछे की कामयाबी के विषय में उन्होंने कुछ आपका बताया है। कह रहे हैं कि नियमित सैनिकों के अलावा जोसेफी गैरी बाल्डी के नेतृत्व में बाहरी संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और 1860 में दक्षिणी इटली के दो सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर लिया और स्पेनी शासक को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। दक्षिणी इटली है और वहां के जो और छोटे राज्य थे उनको भी अपने में मिला लिया और स्पेनी जो शासक वहां रूल कर रहे थे उनको शिफ्ट करने के लिए, उनको हटाने के लिए जो किसान थे उनका समर्थन उन्होंने ले लिया। ठीक 1861 में एमुल सेकंड ने एक एकीकृत इटली का राजा घोषित किया, मगर इटली के अधिकांश निवासी जिनमें निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी, यानी कि वो एजुकेटेड इतने नहीं थे। कहाँ के? इटली के जो अधिकतर आपका निवासी थे, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिणी इटली में आम जन किसानों को गैरी बलाडी को आपका समर्थन दिया। उन्होंने इटालिया के बारे में भी कभी नहीं सुना था और वे मानते थे कि लाटालिया विक्टर एमुअल की पत्नी थी। वो सोचते थे इनकी पत्नी थी। एक बार इस वाले इमेज को थोड़ा सा आप देख लीजिए, जो व्यंग कसा है वॉन बिस्मार्क ने। देख लिया आप लोगों ने? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसमें देखते हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तान कि क्या उनकी दास्तान है, मतलब क्या उनकी कहानी रही है। थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग आपका देखते हैं और इस पर थोड़ी सी बात भी हम लोग करते हैं। कुछ विद्वानों ने आपका तर्क दिया, कह रहे कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपना क्या किया, तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल आदर्श ब्रिटेन है। कह रहे आप किस तरह का जो है राष्ट्र चाहते हैं या राष्ट्र राज्य चाहते हैं, ये मॉडल अगर आपको देखना है, कुछ आइडियल अगर आपको देखना है तो वो क्या है, ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या आक्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। सिंपल ये कह रहे हैं कि जिस तरह का सिस्टम आपका ग्रेट ब्रिटेन में था वो एक दिन में नहीं पनपा, बल्कि उसके पनपने में एक बहुत लंबा जो है आपका समय लगा है और उस बहुत लंबे समय की प्रक्रिया के दौरान ही क्या बना है, आपका ग्रेट ब्रिटेन जो है हमारे सामने मिला है। नतीजा था कि
यानी कि जो आपका रिजल्ट निकला है, जो आपका नतीजा था, 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटानिया राष्ट्र ही नहीं था, बल्कि ब्रिटानिया द्वीप समूह में रहने वाले लोग, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आशियन की पहचान आपका एथनिक यानी कि निर्जातीय थी। इन सभी जातीय समूह की अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपरा थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अस्मिता और सत्ता की वृद्धि हुई, महाद्वीप समूह में अनेक राष्ट्र अपना संप्रभु यानी कि जो उनका प्रभुत्व है उसे बढ़ाने में सफल हुए। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। यानी कि ब्रिटेन में भी पहले क्या रहा था, एक राजतंत्र था और 1668 में ये छीन ली गई और इसको कहां दे दिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम के माध्यम से उसको शिफ्ट कर दिया गया। इसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। क्या बना आपका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब देखिए, आज भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे राष्ट्र राज्य हैं जिन पर आपका ग्रेट ब्रिटेन का ही क्या है, आपका कब्जा है, और ब्रिटेन क्या है, वहां आपका शासन करता है, ऐसे समझिए। तो कौन है ऐसा, स्कॉटलैंड। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटानिया संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। पहचान के विकास के अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्था का योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। ठीक, स्कॉटिश हॉक्सलैंड के निवासी जैन कैथोलिकुलो ने जब अपनी आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्होंने जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों ने अपनी गैलिक भाषा बोलने और अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उन्हें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया, और कह रहे हैं कि जो वहां के जो लोग थे उन्हें अपना वतन, अपना राज छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। आयरलैंड में भी कुछ ऐसा ही प्रश्न हुआ कि वह देश के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुरु में गहराई में आपका बट गया। अब देखिए, जो आपका क्रिश्चियन जो आपका धर्म है वो दो पार्ट में डिवाइड है, ध्यान देना है। एक है आपका कैथोलिक और एक है आपका प्रोटेस्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्या थे, दो धार्मिक गुट आपके बटे हुए थे। कहां, आयरलैंड के अंतर्गत। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक तथा कैथोलिक देश में प्रभुत्व बढ़ाने की सहायता की। ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह में निर्ममता से कुचल दिया गया। वॉल्फ टाउन और उनकी यूनाइटेड आइसिरमेन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के कारण के बाद 1801 में आयरलैंड बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। यानी कि आयरलैंड को जो क्या किया गया, बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। यानी कि यूनाइटेड किंगडम किसका स्टेट बना, ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बना। जिस तरह से हम लोग देखते हैं ना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, क्लियर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि राज्यों का संघ है। उसी प्रकार हम क्या देखते हैं, आप देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन, आप पढ़ रहे थे ना अभी, देखिए क्या देखा था हमने कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, अब क्या हो गया, आयरलैंड भी किसके पास चला गया, फाइनली आपका ग्रेट ब्रिटेन के। ब्रिटानिया राष्ट्र का निर्माण किया गया जिससे हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया एवं नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रिटानिया झंडा यानी के यूनिक जैक और राष्ट्रीय गान को खूब बढ़ावा दिया गया। क्या करा गया, वहां का जो राष्ट्रीय गान था, इन सारे चीजों को आपको खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र संघ में सहयोगी के रूप में आप इनको पाएंगे।
कैसा है, जो पुराने सहयोगी हैं उनके रूप में आपको पाएंगे और आप इनको देख सकते हैं। अब देखिए दिखाया गया है गैरिबाल्डी जो है वहां के पीडमांट जो आपके राजा हैं, कौन, विक्टर एमुल सेकंड को क्या कर रहे हैं, इटली नामक बूट यानी कि जूता पहनाने में आपका मदद कर रहे हैं। आप इस इमेज को देख सकते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। देख लिया मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। किसी कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी? देखिए थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको इनके नाम थोड़ा सा शासन को लेकर आपको अजीब लग सकता है क्योंकि हम इनसे परिचित नहीं हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान जो आपका यूरोप है, तो हम समझने में थोड़ा सा हमारे लिए और ज्यादा क्या होती, आसानी होती। लेकिन ये समय उस समय का चल रहा है, जो भी आपके पूरा जो यूरोप है उसमें जो आपका अलग अलग पार्ट में जो आपका स्टेट बटे हुए हैं, जो आपके राज्य हैं, उनके हर राज्य में भी कुछ आपके पार्ट डिवाइड हैं और उनमें भी कुछ लोग शासन कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र में शासन हो रहा है, किसी न किसी एक राज सत्ता को आपको शिफ्ट किया जा रहा है, शिफ्ट करके कोई दूसरा व्यक्ति शासन कर रहा है, वहां के स्थानीय लोग उसको शिफ्ट कर कर क्या कर रहे हैं, आपका डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं, और फिर कुछ पार्ट जुड़कर कोई किसी पर हावी होकर अपने अंदर उसको मिला रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहे हैं, यूरोप में अलग अलग क्या है आपका नेशन या राष्ट्र नेशन जो है आपके नेशन स्टेट आपके बन रहे हैं। तो आप इनको देख पाओगे और इनको समझ भी पाओगे कि क्या हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप इसको देखेंगे। जो यूनिट नंबर 4 है वो आपकी पूरी जो है समाप्त हो चुकी है। इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, कुछ पढ़ना है तो एक बार आपका पढ़ लीजिए, कुछ डाउट है तो आप मुझसे इसमें पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि कहां कहां पर ये पूरा क्षेत्र जो था आपका बटा हुआ था। कहां पर आपका सिलेसिया है, पश्चिमी प्रास, पूर्वी प्रास है आपका, हॉलस्टीन कहां पर है। ठीक, ये सब छोटे छोटे आपके क्या थे, राज्य बने हुए थे और यहां कोई ना कोई जो था आपका शासन कर रहा था। ये देखा। अब देखिए इसी की हम लोग थोड़ा सा आपका बात कर रहे थे। ये रहा आपका स्विट्जरलैंड। ठीक, आप देखिए एक क्षेत्र ये है, एक पार्ट ये है और बेंसिया ये है। ठीक, अब इसमें भी इस तरह से है कि दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक, देख रहे हैं। अब देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस राजतंत्र को हम देख रहे थे, सिसिलियो, सिसिलियो देख लिया आपने, कहां पर है सिसिलियो। ठीक, और जब एकीकृत के बाद जब आपको इटली दिखाई दिया तो देखिए यहां कैसे फैला हुआ है, कितने हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 और 7 रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फाइनली जब आपका पूरा इकट्ठा हुआ तो इस तरह से इसमें दिखाया गया। और ये बता रहे हैं कि इसको 1858 में, 1866 में, 58 से 60, 70 और 60 में इसको मिला लिया गया और ये बना आपका पूरा एक इटली। और ये इसके बगल में ऑस्ट्रिया है। और आप इससे पहले जो पुराना मैप मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में दिखाया था यो सब यूनिट में, आप इसको देख लीजिए तो आपको इन दोनों के बीच जो है बेसिक जो अंतर है तो आपको दिखाई देगा कि जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था तब इटली कैसा दिखता था और इटली का एकीकरण होने के बाद आपका कैसा दिखाई दे रहा है। आप इसको देखिए, इस नक्शे को इस मैप के माध्यम से आप एक बार जानने का प्रयास करिए। हुआ बच्चों? चलिए कुछ पूछना है पूछ लीजिए। देख लिया, हो गया। चलिए
तो आपने देख लिया किस तरीके से था पूरा स्थिति को, ठीक। अब इसी में थोड़ा जो है ये मान लीजिए ये लास्ट यूनिटी हो जाएगी, लगभग इसके 2 और बचेंगे, इसके बाद फिर हम इसको पूरे से फिनिश कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए तो देखिए, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ये आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट क्या है? राष्ट्र की दृश्य कल्पना, कि आपको राष्ट्र देखने में कैसा लगता है, दृश्य आपकी कल्पना, आप किस तरह से आप राष्ट्र को अपने मन में सोचते हैं, कैसे उसको देखते हैं, ये थोड़ा सा मुझे आप बताइए। आप कैसे इसे महसूस करते हैं कि कोई राष्ट्र है, ठीक। अब जैसे एक छोटी सी इमेज आपका दी गई है, ये 1850 का आपका डाक टिकट है और इसमें मारियान की तस्वीर जो है आपकी बनाई गई है, जो फ्रांसीसी गणराज्य का आपका प्रतिनिधित्व करती है। और आप फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ चुके हैं, पूरे फ्रांस की स्टोरी को, पूरे फ्रांस की कहानी को आप पढ़ चुके हैं, कैसे फ्रांस स्थापित हुआ है और कैसे उसने क्या किया है, ये आपने देख लिया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंतर्गत कि हम देख रहे हैं राष्ट्र की दृश्य कल्पना। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई अलेक्जेंडर आपका शासक था जिसने पूरे यूनान को एक कर दिया, पूरे विश्व को आपका जीतने के लिए निकला। मैं अगर बात करूं अशोक की, मैं बात करूं आपका चंद्रगुप्त मौर्य की, क्लियर है, मैं बात करूं बिंदुसार की, मैं बात करूं मिलिंदो की, तो आपको समझ आता है कि हाँ ये कोई शासक है। कैसे प्रतीत होता है? आप उनका चित्र देखते हैं, उनके विषय में बताते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो आपकी चीजें साफ हो जाती हैं। किंतु एक राष्ट्र का चेहरा कैसे लिया जा सकता है? अगर मैं आपसे कहूं भारत, देखिए आज तो आपके दिमाग में जैसे हम भारत का नाम लेते हैं तुरंत मैप बन जाता है। यूएस का नाम लेते हैं तो वहां की कुछ सिटी है आपका, या वहां का आपका मैप आपके मस्तिष्क में बन जाता है। मैं श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका का पिक्चर आपके दिमाग में बन जाती है, क्लियर है। मैं अगर नेपाल की बात करूं तो नेपाल का जो पिक्चर आपके दिमाग में बन जाता है। मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली की पिक्चर बन जाती है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या एक राष्ट्र का चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र को मानवीकरण करके इन प्रश्नों को हल किया है। कह रहे हैं कि जो 18वीं और 19 में जो आपके कलाकार थे, उन लोगों ने राष्ट्र का क्या किया है? मानवीकरण करके इन प्रश्नों के हल किए हैं। क्या आप कैसे किसी का चेहरा आपका दे सकते हो इसके विषय? जैसे दूसरे शब्द में उन्होंने एक देश के कुछ यूं चित्रित किए हैं, जैसे कोई व्यक्ति हो, उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। यानी कि जो राष्ट्र है उसको क्या दिखाया गया था? आपका नारी भेष में, ठीक। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहने हुए जिसकी नारी रूप में आपका चुना गया है, असल जीवन में कोई शख्स या महिला ही नहीं थी। यानी कि जिस तरह से राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाने हुए दिखाता है, ठीक, और नारी के रूप में चुना हुआ दिखाता है, वास्तव में ऐसा ना तो कोई महिला थी ना कोई नारी थी। जिस तरह से राष्ट्र को प्रेजेंट करने के लिए चीजें जो थी आपका की जाती थी, यह तो राष्ट्र की अमूर्त विचार, यानी कि अमूर्त का मतलब होता है जिसकी कोई मूर्त ना हो, जिसे हम देख ना सके, केवल फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अमूर्त। ये क्या था? अमूर्त विचार को ठोस रूप में प्रदान करने का प्रयास था, कि एक मजबूत रूप में हम प्रदान कर सके। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। यानी कि जो नारी की छवि थी वो क्या बन गई? रूपक बन गई, ठीक। रूपक क्या होता है? आप 10वीं क्लास में हिंदी में अच्छे से पढ़ेंगे, जब आपका रूपक अलंकार होगा उसमें रूपक शब्द का आपको मतलब समझाया जाएगा, क्लियर है। तो क्या बन गई? एक आपके रूपक की जो छवि है इसमें बन गई। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग लिया था। बिल्कुल सही बात है, नारी रूपक के रूप में उन्होंने इन सारी चीजों को इंडिकेट करने की कोशिश की थी, उनको व्यक्त करने की कोशिश की थी। इन आदर्शों को विशेष वस्तु या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी और टूटी जंजीर, इंसाफ को आमतौर पर ऐसी महिला प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया गया है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी,
और हाथ में तराजू लिए हुए है। क्लियर है? याद है आपको? नहीं दिखाया गया कि इंसाफ के तौर पर आपको अगर महिला को देखते हैं, देखिए इसमें समझाया गया है कैसे। आप किसी कोर्ट में जाइए या आपने न्यायालय में देखा होगा तो एक महिला के आंखों पर क्या है, पट्टी बंधी हुई है और इस तरह के आपको तराजू लिए हैं, यानी कि न्याय को भी आपका महिला के रूप में व्यक्त किया गया है, ठीक। और उनको दिखाया गया है कि आंख पर भी पट्टी बांध लो तब भी न्याय कैसा होगा, बराबर, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, इसी प्रकार नारी रूपक का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। कब किया है बच्चों? 19वीं सदी में किया है। चलिए, इसको थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। पहले कुछ यहां तक कुछ पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आपके पास समय है, आप 30 सेकंड का समय ले सकते हैं रिवीजन के लिए, फिर उसके बाद मुझसे आगे पूछ लीजिए। देख लिए मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा आपने? अब क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार कलाकार ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में लोकप्रिय ईसाई का नाम मैरी आन ने दिया। अब देखिए, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया था। क्या किया था? राष्ट्र जन को रेखांकित किया था। उसके चिन्ह में भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी। मरी आन की प्रतिमा सार्वजनिक चौक पर लगाई गई थी ताकि जनता को एकता के राष्ट्र प्रतीक की याद आती रहे। कहां लगाई थी? सार्वजनिक चौक पर, ताकि जनता को एक राष्ट्र प्रतीक के रूप में याद आती रहे। लोग उससे तादाद में स्थापित कर रहे थे। मरियान की छवि सिक्के और डाक टिकों पर आधारित थी। कैसी थी? सिक्कों पर जो डाक टिकट थी उन पर आधारित थी। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का भी एक रूपक बन गई और चासुक अभिव्यक्तियों ने जर्मेनिया बतूल वृक्ष के पत्तों का मुकुट बनाती हैं, क्योंकि जर्मन में बतूल वीरता का प्रतीक है। किसका है? वीरता का प्रतीक है। तो देखिए कैसे बनाई गई थी ये प्रतिमा। महिलाओं के हाथ में तलवार, वस्त्र दिए हुए आप इन्हें देख सकते हैं। क्लियर है? कैसे हैं? ये मस्त जो आप वस्त्र हैं वो दिए हुए हैं और आप इसको देख सकते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए, गौर कर लीजिए थोड़ा सा और नीचे दिए गए चित्र को पढ़ लीजिए। देख लिया? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इसमें आपका जो है 4 सब चैप्टर देख चुके हैं। 5वें को भी हम लोग आपका प्रारंभ कर चुके हैं। फिलहाल जो है हम कल इसमें आगे बढ़ जाएंगे और कोशिश करेंगे कल हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से आपका देख लें और पूरा इसको समाप्त कर लें। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।